मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार ने एक बड़ा दांव चला है। इस दांव के तहत सरकार ने ये फैसला किया है कि मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं को ही मिलेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के संसाधनों पर सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों का ही अधिकार होना चाहिए। हालांकि इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। कांग्रेस की माने तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने ही इस अनिवार्यता को खत्म किया था और अब वो ही इसे लागू कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच ज़्यादातर युवा इस फैसले को लेकर खुश हैं और उनका ये मानना है कि इसके बाद में मध्य प्रदेश में जो सरकारी नौकरियां होंगी उनमें सिर्फ उन्हें ही मौका मिलेगा और वो मध्य प्रदेश में रहकर नौकरी कर पाएंगे। हालांकि ये देखना होगा कि आखिरकार सरकार का ये फैसला आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में उसके लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% ओबीसी आरक्षण देने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब भी प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी ज्यादा है, इस लिहाज से मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देना चाहिए। राज्य सरकार का यह जवाब पूर्व में कमलनाथ सरकार के द्वारा पेश किए गए जवाब से मिलता जुलता ही है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार का यह तर्क सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत के खिलाफ है, जबकि इंदिरा साहनी मामले में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी आसार पे आरक्षण आबादी के लिहाज से नहीं दिया जा सकता। फिलहाल इस मामले पर सुनवाई अब 4 सप्ताह बाद नियत की गई है। हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय में आज याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया था। सुनवाई पूरी हो जाने के बाद इस फैसले को सुरक्षित रखा गया है। उम्मीद है अगले हफ्ते इस मामले में फैसला सुनाया जा सकता है। दरअसल इंदौर में नगर निगम अधिकारी हरभजन सिंह की फरियाद पर जांच करने के बाद उजागर हुए हनी ट्रैप मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी। जांच के शुरुआती समय में ही एसआईटी सदस्यों को कई बार बदला गया। इसको लेकर याचिकाकर्ता ने न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें हनी ट्रैप मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने समेत अन्य मांग की गई थी। इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की गई। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान एसआईटी से प्रोग्रेस रिपोर्ट भी तलब की। हालांकि रिपोर्ट सबमिट करने में एसआईटी चीफ को देरी भी हुई, जिसको लेकर एसआईटी चीफ को न्यायालय में फटकार भी पड़ी। लेकिन कुछ समय बाद एसआईटी चीफ ने खुद प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें वैज्ञानिक और तकनीक साक्ष्य समेत लिफाफे में हनी ट्रैप से जुड़े लोगों के नाम दिए गए। प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद न्यायालय में शासन की तरफ से उपस्थित हुए एडवोकेट जनरल ने बंद कमरे में इन कैमरा प्रोसीडिंग में अपना पक्ष रखा। इसके बाद न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया। आज याचिकाकर्ता ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा। याचिकाकर्ता के पक्ष रखने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। उम्मीद है अगले सप्ताह की तारीख पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और यह तय होगा कि हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले की जांच एसआईटी ही पूरी करेगी या फिर नए सिरे से सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। मुख्यमंत्री विवाह योजना की राशि को लेकर प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ गया है। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि को 28,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए किया गया था, लेकिन प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अब तय कर दिया है कि इस राशि को दोबारा घटाया जा सकता है। प्रदेश सरकार इसको लेकर मंथन करने के बाद कोई बड़ा फैसला करेगी। प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा है कि सामूहिक विवाह योजना की राशि को घटाकर 28,000 रुपए किया जा सकता है। साथ ही प्रदेश सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि पिछली सरकार में जिन नवविवाहित जोड़ों को राशि का भुगतान होना था वो मौजूदा सरकार नहीं करेगी, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी पिछली सरकार की थी। दरअसल पिछली सरकार में हुए इस फैसले के बाद तकरीबन 20,000 नवविवाहित जोड़ों को इस राशि का भुगतान नहीं हो सका है और अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब वो विवाह कन्या योजना के तहत राशि देने का काम नहीं करेगी और मंथन के बाद ही कोई नया फैसला लिया जाएगा। साथ ही बीजेपी ने इस बात का भी आरोप लगाया है कि पिछली सरकार ने बिना बजट प्रावधान के राशि बढ़ाए जाने का फैसला किया था, उसके बावजूद भी 20,000 से ज्यादा नवविवाहित जोड़ों को इस राशि का भुगतान नहीं किया गया और इसके लिए पूरी तरीके से पिछली सरकार दोषी है। बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर आ रहे हैं।
22 से 24 अगस्त के बीच सिंधिया का ग्वालियर चंबल अंचल दौरा होगा। इस दौरान बीजेपी का एक मेगा शो भी होगा, जिसमें बीजेपी में करीब 10,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया मौजूद रहेंगे। बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार ग्वालियर चंबल अंचल दौरे पर आएंगे। संभवतः 22 से 24 अगस्त के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर चंबल अंचल दौरा होगा। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस में हजारों कार्यकर्ता अपमानित महसूस कर रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे के दौरान हजारों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि 22 से 24 अगस्त के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर आएंगे। यहां पर एक बड़ा आयोजन होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वी.डी. शर्मा और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। इस दौरान कांग्रेस छोड़ हजारों कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उधर बीजेपी के इस मेगा शो पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि जो लोग जनसेवा का बहाना कर सड़क पर उतरने की बात कहते थे, जिन्होंने जनमत बेचा है, वो लोग अब जनता की फिक्र छोड़ कोरोना के काल में अपनी पार्टी के लिए मेगा शो करने पर तुले हैं। सिंधिया और बीजेपी के इस मेगा शो पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि जो लोग जनसेवा के बहाने सड़क पर उतरने की बात कहते थे, वो कोरोना के दौर में इस तरह का मेगा शो करने जा रहे हैं। फिल्म स्टार आमिर खान के टर्की की राष्ट्रपति से मुलाकात का विरोध कल देखने को मिला था। उसके बाद ये विरोध की आग अब उज्जैन तक पहुंच चुकी है। जी हां, आज ये विरोध की आग उज्जैन में देखने को मिली, जहां आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने एक विवादित बयान दे दिया। हालांकि जो है आचार्य शेखर इस बात से नाराज थे कि जहां उन्होंने कल टर्की में राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात की थी, इस बात को लेकर कल वे सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ट्रोल हुए थे। आचार्य शेखर ने आज एक बात और ये कही कि जो है इस तरह के लोगों को जो है टर्की या पाकिस्तान में जाके नागरिकता ले लेनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे आमिर खान को निशाना साधते हुए कई ऐसे बयान दिए जो कि विवादित रहे। फिलहाल जो है आचार्य शेखर की माने तो उन्होंने कहा है कि अगर आमिर खान उज्जैन या मध्य प्रदेश में आकर शूटिंग करना चाहेंगे तो वे यहाँ पर किसी भी हालत में उन्हें शूटिंग करने की इजाज़त नहीं देंगे और लगातार उनका विरोध ये जारी रहेगा। मंडला जिले में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते यहाँ के जो नदी नाले हैं सभी उफान पर है, जिसके चलते लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों से जो लगातार बारिश हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा मवई विकासखंड और बिछिया विकासखंड के लोग प्रभावित हुए हैं, क्योंकि यहाँ के जो जितनी भी छोटे बड़े नदी नाले हैं वो सभी उफान पर आ जाने के चलते यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा जो हालोन नदी है वो भी उफान पर आ गई है, जिसके चलते यहाँ पर सिजोरा के पास जो पुल बना हुआ है उसके ऊपर से बह रही है। इसके बावजूद वहाँ पर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ियों को निकाल रहे हैं। इसके साथ ही हालोन नदी के अचानक जल स्तर बढ़ जाने से वहां एक टापू में 2 लोग फंस गए थे, जिन्हें निकालने में जिला प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। घंटों रेस्क्यू करने के बाद वहां से 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने अब लगातार हालोन नदी के जल स्तर को बढ़ते हुए देख पुल के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाकर पुल को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते 2 राज्यों को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 30 मंडला रायपुर राज्य मार्ग भी बंद हो गया है। इतना ही नहीं, लगातार बारिश से भाई बहन नाला, फेन, बुढ़नेर, हालोन, कनई नदी भी उफान पर हैं, जिसके चलते मंडला डिंडोरी, मंडला से रायपुर और मंडला से मवई विकासखंड का संपर्क टूट गया है। वहीं लोग उफनाते नदी नालों के बीच अपनी दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी का जल सैलाब लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि नर्मदा नदी का छोटा रपटा पुल, अंग्रेज घाट और जो यहाँ पे जो आसपास के जो मंदिर बने हुए हैं वो भी डूब गए हैं। इनको देखते हुए जिला प्रशासन ने चारों तरफ बैरिकेड्स लगाकर वहाँ पर होमगार्ड्स और पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया है। कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के चलते बरगी डैम के 13 गेटों को खोल दिया गया है। वेगम दृश्य आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पानी का वेग है वो यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। तेज लहरें बरगी बांध से आप देख सकते हैं जो छूट रही हैं। कुल 1,21,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी जो है वो इन 13 गेटों के माध्यम से निकासी हो रही है। 421.30 मीटर जो था बांध का जलस्तर पहुंच गया था और लगातार जो है इसमें रफ्तार देखी जा रही थी। और बरगी डैम से पानी निकासी किए जाने के बाद जो जिले हैं वो सिवनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, देवास, सीहोर,
सीहोर, खंडवा और खरगोन, इन तमाम तटवर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ के हालात बन सकते हैं। तो बाढ़ जो प्रबंधन है उनकी ओर से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और स्पष्ट किया गया है कि इन तटवर्ती क्षेत्रों से लोगों को अलग कर दिया जाए और कहीं ना कहीं जितने भी प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं उन्हें भी अलग किया जाए। समझ सकते हैं कि हर बार बाढ़ के बाद या पानी अत्यधिक गिरने से जो हालात बनते हैं वो इस बार अगस्त महीने में बने हैं। और जो विहंगम दृश्य यहाँ देख रहे हैं आप, बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और बेशक एक अथाह जल जो है वो डैम से छोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हाई अलर्ट पर हैं और आगामी जरूरत पड़ी तो और भी गेट बरगी बांध के खोले जा सकते हैं। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस नेताओं के बंगले खाली कराने को लेकर अब सियासत तेज होने लगी है। पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। नोटिस देने के बाद भी बंगला खाली नहीं करने पर प्रशासन ने पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो के बंगले पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई पर साधो ने कहा कि सरकारी बंगले किसी के बपोती नहीं है, मेरे परिवार घर में था तब वहां खाली कराने की कार्रवाई की गई। मुझे नोटिस मिला है, हमने निवेदन किया था, लेकिन ये अमानवीय पहलू है। नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए, जबकि दूसरे लोगों से बंगले खाली नहीं कराए गए। हमारी सरकार में कई बीजेपी नेताओं के बंगले खाली नहीं कराए गए थे, ना ही उन्हें नोटिस दिए गए थे। हमें पात्रता है, नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए थे, लेकिन ये नियम कुछ लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। लेकिन इस सरकार में 2 नियम काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ SC ST के कांग्रेस नेताओं को नोटिस दिया गया। ये दलित विरोधी सरकार है, सरकार को सबके लिए बराबरी से काम करना चाहिए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना के हाल बेहाल है, सरकार कोरोना के आंकड़े गलत बता रही है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की सरकार में कोई हैसियत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री की जगह गृह मंत्री हेल्थ बुलेटिन जारी कर रहे हैं। साधो के बयान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार नहीं है, मंत्री पद नहीं है, तो साधो को नैतिकता के आधार पर बंगला खाली कर देना चाहिए। शहर में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना आ रहे आंकड़े 100 के पार जा रहे हैं। आज फिर राजधानी में 125 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। राजधानी में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार में मामूली कमी आई है। बीते 4 दिनों से आंकड़ा कम हुआ है। अब रोजाना औसतन 130 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। आज भी 125 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए भोपाल कलेक्टर अविनाश लवनिया ने एक नए आदेश दिए हैं। निर्देश अनुसार अब सितंबर में भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। इसके बाद ना तो गणेश प्रतिमाएं ही बैठ पाएंगी और ना ही ताजिए आदि निकल पाएंगी। पहले ये रोक सिर्फ अगस्त में ही जारी की गई थी। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कोई भी धार्मिक कार्य, त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा, ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी। हालांकि इस जारी हुए आदेश के पहले ही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील करके कहा था कि आने वाले त्योहारों को अपने घरों में ही मनाएं, क्योंकि इस बार सरकार किसी भी हाल में बाहर मनाने की छूट त्योहारों को नहीं देगी। आज देशव्यापी ट्रेड यूनियनों की हड़ताल है, प्रदर्शन है, वो अपने अपने जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सार्वजनिक उपक्रमों को बचाने के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से सार्वजनिक उपक्रमों को बेच रही है, निजीकरण तेजी से हो रहा है, उसके विरोध में ये जो है प्रदर्शन करते जा रहे हैं। और जो है आज पूरे देश भर में ये हड़ताल किया गया है। इस वक्त हमारे साथ जो है समिति से जुड़े हुए लोग हैं। किस तरीके से, क्या वजह है इस हड़ताल की? देखिए, आज जो है पूरे देश के पैमाने पर सारे जो केंद्रीय श्रमिक संगठन है, सीटू, इंटक, एटक सहित बैंक कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, पूरे देश के जो मजदूर आंदोलन है वो सड़कों पर है। पूरे देश में निजीकरण विरोधी और सार्वजनिक क्षेत्र हिफाजत दिवस मना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है 73 साल की आजादी के दरमियान प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से की प्राचीर से झंडा फहराकर जिस आत्मनिर्भर भारत का बात कहा, उस आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद है पब्लिक सेक्टर LIC, पब्लिक सेक्टर GIC, हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का रेल, सेल, भेल, NTPC, ये तमाम संस्थाएं जो है ये हिंदुस्तान की जनता की संपत्ति है। इसकी नीलामी का जो वो कोशिश कर रहे हैं और इस संपत्ति को देशी विदेशी पूंजी के हवाले करने की जो मुहिम है, उसके खिलाफ आज पूरे देश में ये प्रदर्शन है।
ये साफ तौर पर जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनके निजीकरण का विरोध किया जा रहा है और केंद्र सरकार के खिलाफ में ये नारेबाजी सभी ट्रेड यूनियंस द्वारा की जा रही है। जिले में हो रही पिछले 2 दिनों से रुक रुक के बारिश ने शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ा दिया है। वहीं मोगरा बैराज का 2 गेट खोले जाने के बाद शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ गया है। वहीं हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने शिवनाथ नदी के किनारे बसे जो गांव हैं उन पे अलर्ट जारी कर दिया है और जिला प्रशासन की नज़र इस क्षेत्र में बनी हुई है। हम आपको बता दें कि शिवनाथ नदी का उद्गम राजनांदगांव जिले से होता है और यहाँ से होते हुए शिवरी नारायण में इसका विलय महानदी में हो जाता है। लेकिन आसपास के गांव में बाढ़ की स्थिति बन जाती है और लगातार जो बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बन सकती है। हम आपको बता दें कि राजनांदगांव ज़िले में ज़्यादातर जो गांव हैं वो शिवनाथ नदी के किनारे बसे हुए हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन की चिंता बनी हुई है और साथ ही नगर निगम और नगर सैनिक के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं कि किसी तरीके की भी अप्रिय घटना और बाढ़ के जो हालात बनते हैं उससे निपटने के लिए। जिले के लोरमी इलाके के मनियारी नदी का जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। यही कारण है कि सभी नदी नाले उफान पर हैं और इस समय मनियारी नदी के पुल पर आप देख सकते हैं कोरोना संक्रमण को लोग भूलकर नदी का नज़ारा देखने के लिए आए हैं। कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं और काफ़ी भीड़ बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं और इन्हें रोकने टोकने वाला कोई यहाँ मौजूद नहीं। ना ही मास्क का उपयोग किया जा रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग, किसी तरह के जो नियम है उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है और केवल यहाँ नदी देखने के लिए, इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं। बीजापुर में 9 दिनों से हुई बारिश ने चारों तरफ तबाही मचा दिया। अलग अलग इलाकों से भयावह तस्वीर निकलकर सामने आई। कई घर जमींदोज हो गए, कई लोग बेघर हो गए। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में 2,15,05,800 रुपये की अनुमानित नुकसान हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक व्यक्ति जो है नदी के बहाव में बहकर उसकी मौत हो गई। वहीं 247 मवेशियों की बाढ़ के पानी में बहने की वजह से मौत हो गई। इन मवेशियों में गाय, बैल, बकरी, बछड़ा और सूअर शामिल रहे हैं। इसके अलावा 133 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं बाढ़ की पानी की वजह से 198 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बाढ़ का पानी किसानों के फसल को भी नहीं छोड़ा। किसानों के खेतों में बाढ़ का पानी घुसा और 1894 हेक्टेयर खड़ा धान का फसल वो पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। वहीं 1014 लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू कर गांव से निकाला और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पनाह दिया है। 13 राहत शिविरों में इन 1014 लोगों को रखा गया है। प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो प्रशासन 16 तारीख की सुबह से ही लगातार मुस्तैद नजर आया। पूरा प्रशासनिक अमला जिले के अलग अलग इलाकों में राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात रहा। हालांकि आज सुबह से ही मौसम खुला हुआ है, आसमान से बादल चटा हुआ है और नदी और नालों का जो उफनता पानी रहा है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। बहरहाल लोगों को थोड़ी सी अब राहत मिली है और आम जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर वापस लौट रहा है। पिछले 24 घंटे से टापू में तब्दील कोंटा में बाढ़ के हालात बने हुए। हालांकि अब गोदावरी नदी का जलस्तर धीरे धीरे जरूर उतर रहा है, लेकिन कोंटा के पास अभी भी कई जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। वही कोंटा का संपर्क आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से टूटा हुआ तो था ही, लेकिन पिछले 24 घंटे से सुकमा से भी संपर्क टूट चुका है। कोंटा से ठीक पहले इंजरम व फंदीगुड़ा के पास NH 30 जाम है, जिसके चलते कई वाहन फंसे हुए हैं। वहीं एक ट्रक चालक ने ट्रक निकालने की कोशिश जरूर की, लेकिन बीच रास्ते में ट्रक बंद हो गया, जिसके चलते वहां पर बहुत से लोग फंस चुके थे। लेकिन वहां पर तैनात बचाव दल ने ट्रक में बैठे चालक समेत लोगों की जान बचाई। वहीं आज कैबिनेट मंत्री कौशल लखमा व प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल हेलीकॉप्टर से कोंटा का दौरा करने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उनका दौरा रद्द हो गया। बहरहाल सुकमा में बारिश थम गई है और जनजीवन सामान्य होता नजर आया है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख पर्व पोला बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दिन ये पर्व मुख्यतः गांव का है, पर्व किसानों का पर्व है और ये पर्व इसलिए मनाया जाता है कि जो किसानों के जो बैल होते हैं उनको एक धन्यवाद, एक आभार उनके प्रति जो होता है वो जताने के लिए पोला का पर्व मनाए जाने की परंपरा है। हर साल भादो मास के अमावस के दिन ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन छत्तीसगढ़ी जो पकवान है, व्यंजन है, ठेठरी, खुरमी, इस तरह की जो छत्तीसगढ़ी पकवान है वो घर घर में बनाए जाते हैं। जो किसानों
का जो बैल होता है उसे सजाया जाता है। इसके अलावा मिट्टी के बने हुए बैल जो होते हैं उनको घर में लाकर उनकी पूजा की जाती है और बच्चे उन्हें खिलौने की तरह खेलते हैं। तो ये एक पर्व जो है किसानों का, अन्नदाता का है। और भारत वर्ष की जो संस्कृति है, परंपरा है कि वसुधैव कुटुंबकम, तो बैल जो है किसान के परिवार का हिस्सा होते हैं, क्योंकि इन्हीं से खेतों की जुताई होती है, पहले इन्हीं से मिंजाई भी होती थी और ये बैल जो है किसानों के परिवार का हिस्सा माने जाते थे। तो इन्हें सम्मान देने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के अलावा ये पर्व छत्तीसगढ़ के आसपास के जो राज्य हैं, उड़ीसा है, आंध्रा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी मनाया जाता है। तो कुल मिलाकर किसानों का पर्व है पोला। छत्तीसगढ़ में पोला के दिन किसान काम नहीं करते और पूरा दिन पर्व मनाते हैं और एक दूसरे के घर मिठाइयाँ भी पहुँचाते हैं।